लोग सब जिस टाइम पर हरियाणा में सरकार बनी 2024 में, उस टाइम पर लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और सरकार बनी बीजेपी की। लेकिन ईब कांग्रेस की सरकार का हाल देखने लग रहे तेलंगाना में, हैदराबाद में जंगल काटे जाने लग रहे हैं और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ना तो वहां का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ना यहाँ से कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, फिर ना राहुल गांधी बोल रहे हैं। मतलब सारे चुप्पी लगाए बैठे हैं और जंगल कटने लग रहे हैं, बेजुबान जीव जो मारे जाने लग रहे हैं, और सारा का सारा देश वो मतलब उस पूरे माहौल को लेकर रोष है पूरे देश में। देखो आशीष भाई, बाकी दुनिया जो है ना वो चीजों को अपने अपने एंगल से लेती है और शुरू से ही लेती आई है। और मैं उसको एक अलग एंगल से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मेरा कहना ये रहता है कि उस एंगल से तो आपको सारा मीडिया, नेता, पत्रकार और सारा सब कुछ दिखाते रहते हैं। एक दूसरा एंगल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यदि आप इसको समझ पाए और बाकी देश इसको समझ पाए। देश दुनिया को ये पशु पक्षी उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका घर उजड़ रहा है और जंगल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे भारत उजड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह? देश दुनिया को लग रहा है कि पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोल रहे, कि जब जिस टाइम पर हसदेव जल रहा था तब कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रही थी, और अब जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो वहां कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे। और जो बीजेपी का समर्थन करने वाला अपने आप को भारतीय कहता है, सो कॉल्ड, उनकी वॉल पर अब तेलंगाना के जंगलों के कटने की बात आ रही है कि कांग्रेस शासित, वो भी लिखते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर चल रहा है। तो जब दूसरे जंगलों के कटने की बारी आएगी तो भी ऐसा ही प्रचलित करवाया जाएगा। जबकि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नौजवान बच्चों को, औरतों को, 17 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, ये कहकर कि ये नक्सली थे, जिसमें से 11 औरतें थी 17 में से। और ये कहकर के उनको क्यों, वो अपना घर बचाना चाहते थे। जिस टाइम पर, क्योंकि पशु पक्षियों को जंगलों से नहीं, मतलब गोलियों से नहीं मार सकते। एक हिरण का केस कितने दिन तक चला था सलमान खान के ऊपर, बकायदा उसको सजा भी हुई थी। वो तो पैसे खिला करके पूरे न्याय तंत्र से और कैसे बचा हुआ ठाठ से घूम रहा है, सारी जिंदगी जमानत पर रहा और केस सुप्रीम कोर्ट तक आते आते यहाँ तक हो गया। और उसने वो बीइंग ह्यूमन करके वो चला पूरा एनजीओ, और पूरा गेम प्लान के साथ ही वो बच निकला। जो इस न्याय तंत्र के अंदर, अन्याय तंत्र के अंदर जो भी लूप होल है उनका फायदा उठाकर वो बच गया। अभी कितने सारे जो पशु पक्षियों को, जंगल के वन्य प्राणियों को भून दिया गया, जंगल में आग लगा करके, या उनके घर उजाड़ दिए गए, इसका अंदाजा हम लोगों को नहीं है। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में होंगे ये जीव जंतु जिनको बर्बाद किया गया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आदिवासियों को विस्थापित करके उनको जगह दे दी जाएगी और उनको रहने के लिए स्थान दे दिया जाएगा, और अभी उनको अनाज भी दे दिया जाएगा और रहने के लिए पूरा सिस्टम के अंदर एंट्री कर दी जाएगी। बाद में उनके आधार कार्ड कुछ लोगों ने तो बनवाई रखे हैं पहले से, आदिवासियों ने फायदा लेने के लिए उनको भी लालच दिया जाता है एनजीओ के थ्रू, एनजीओ घुसाए जाते हैं। और क्योंकि वो फायदा लेते हैं इसलिए बोलने की हिम्मत उनकी नहीं रही है। जो लोग भी सरकार से कोई भी फायदा लेते हैं, कोई भी या तो पेंशन लेते हैं, या फ्री का अनाज लेते हैं, या फ्री में कोई टीका लगवाते हैं, या फ्री में कोई भी और सुविधा लेते हैं, वो आदमी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ भी नहीं बोल पाएगा। इसी तरह से सरकार बनाने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो गुंडे हैं उनकी मदद नेताओं को लेनी पड़ती है, इसीलिए पॉलिटिशियंस भी नहीं बोलेंगे। यही कारण है कि राहुल गांधी की मुंह में भी दही जमी हुई है और वो भी बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है। उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री को बोल सके कि तुमने ये जंगलों को क्यों उजाड़ने का ठेका ले रखा है, और उद्योगपतियों को तुम ये जमीनें क्यों देना चाहते हो और क्या इसके पीछे पर्पज है। क्योंकि केवल उद्योग धंधा स्थापित करना पर्पज नहीं हो सकता। केवल उद्योग धंधा स्थापित करना अगर पर्पज होगा तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं उन्हीं जंगलों के आसपास उद्योग धंधों के लिए बिल्कुल सुटेबल जमीन मिलेगी। तो आपको कारण ये बता दिया जाएगा कि यहां से हमें कोयला मिलेगा और देश की तरक्की होगी, या ऐसा बता दिया जाएगा कि यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कब्जा होगा, यहां तक कि पानी पर भी।
और दिल्ली में नया एटीएम बनना इस चीज का सबूत है। दिल्ली में पानी का एटीएम शुरू हो गया है। हाँ। वहां अभी आपको 10 पैसे में 5 लीटर पानी ऐसा शुरू होगा। यदि आपने 1 रुपया भी पानी का देना शुरू कर दिया सरकार के किसी भी एजेंसी को, तो आने वाले टाइम में पानी का, पीने के पानी का भी पैसा लगेगा, ये वो लोग साबित कर देंगे और इससे आपकी अगली जनरेशन चुपचाप सहन कर लेंगी। मतलब पानी को भी कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज को भाई, गैस को, पानी को, हवा को, आपके चलने को, मूवमेंट को, गाड़ियों को, ट्रांसफर को, ट्रांसपोर्ट को, सबको इन्होंने कंट्रोल करना है। इसको हवा को किस तरह, चलने को किस तरह, हवा को ऐसे कंट्रोल कर लेंगे कि आपका एक एरिया निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इसी एरिया के अंदर सांस ले सकते हो, इससे बाहर सांस लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आपका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड का एक नंबर होगा, उसमें यूपीआई से वो मतलब चलेगा, वो आपके फोन नंबर के साथ और आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा होगा और आपका जो मोबाइल फोन है वो एक्सेस करेगा, या आपके हाथ के ऊपर कोई निशान बारकोड जैसा बन जाएगा जिसको शैतान का मार्क ऑफ द बीस्ट बोलते हैं। तो जब आप कहीं भी जाएंगे, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जाएंगे, तो उस पे स्कैन कोड करके देखेंगे, अच्छा अरे तुम तो 4 तारीख को सरकार के खिलाफ वीडियो बनाई थी, तुम तो आशीष दलाल हो, तुमने तो वीडियो तुम्हारा इस एरिया में एक्सेस ही नहीं है, चलो वापस। ये होने वाला है, ये प्रैक्टिकल है, ये चाइना के अंदर प्रैक्टिकल इस टाइम चल रहा है और ये मैं आपको बताते हुए बहुत अरसा हो गया है। तो जो हसदेव के जंगलों का कटना है, असल में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उनका कब्जा और भारत की संस्कृति का विनाश। क्योंकि असल भारत वो है जो गांव में रहता है या जो जंगलों में रहता है, जो वनस्पतियों आधारित अपनी जिंदगी जीता है, जिसके खून में व्यापार नहीं है, जो हर चीज को प्रकृति के नियम से तोल करके देखता है और अपनी पंचायती व्यवस्था में जिंदा है, जंगल आधारित और जोहड़ आधारित सामूहिक व्यवस्था में जीना चाहता है। आप देखोगे सरकारी शब्द अभी इस्तेमाल होने लगे हैं, वरना आपके गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र बना तो उसका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। यदि कोई और भी चीज बनी तो सामुदायिक वर्ड था। सामुदायिक का मतलब समुदाय का, यानी कि आपकी वहां के लोग समुदाय से मिल करके इसको कर रहे हैं, कॉपरेशन से कर रहे हैं। तो सामुदायिक शब्द अब सरकारी हो जाए और सरकारी शब्द बाद में प्राइवेट हो जाए तो इसको बहुत ज्यादा अचरज आपको मानना नहीं है। इसलिए शहरों की व्यवस्था अंग्रेजों की बसाई व्यवस्था है। यदि लैंड रेवेन्यू रूल 1973 अगर उठा करके देखेंगे और उसमें भी आपको मिलेगा, बड़ा स्पष्ट मिलेगा, उसमें 396 नंबर पेज पर 24 नंबर कॉलम के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को यहाँ व्यापार करने की जो परमिशन है वो 1870 में मिलती है और 99 साल के लिए मिलती है। और अंग्रेजों ने वो जो जगह ली है वो जगह ली है जहां पर जंगल आधारित व्यवस्था नहीं है और जहां पंचायत आधारित व्यवस्था नहीं है। तो उसमें गांव एक्सक्लूडेड है, वहां जो ये एरिया ट्राइबल एरिया है ये एक्सक्लूडेड है। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 से 35 तक है उसके अंदर भी इस चीज का मेंशन किया हुआ है। जो लीज है वो तो 1969 में खत्म, 1969 में लीज खत्म हो गई है। उससे पहले ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट वगैरह बना करके लोगों को ऐसा यकीन दिला दिया गया है कि सरकारों को तुम्हारे लिए फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार तुमने ही उनको दिया है। अभी आने वाले समय में जनता सरकार मोर्चा इसके लिए बड़ी मुहिम शुरू कर रहा है। ये जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हैं इसमें समझने वाले लोग इकट्ठे करना पर्पस था। अभी समझने वाले कुछ लोगों की एक फौज तैयार हो गई है। जब पूरी तरह से ये पता लग जाएगा कि इतने लोगों को बात समझ में आई हुई है, फिर उसके बाद एक प्लान्ड तरीके से स्ट्रेटेजिकली समाज के अंदर खबरों का प्रचारण चालू होगा जिससे कि पूरे समाज को इसकी जानकारी होने लगे और हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें, ताकि समाज को पता चले कि असल में ये जो जंगलों का उजाड़ना है ये भारत का उजाड़ना है। ये भारत उजड़ रहा है, भारत की सभ्यता उजड़ रही है। यदि देश अपने भारत को बचाना चाहते हो, जो अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं, जो किसी भी तरह का अपना धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भारत बनाना चाहते हैं, भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस बात को बीजेपी वाले भी मतलब एक तरह से ध्यान रख लें, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। यदि हिंदुओं को अपना एक देश चाहिए तो उनको एक देश भारत से अलग बसाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का मतलब है गांव आधारित, प्रकृति पर निर्भर होने वाली व्यवस्था। भारत वो एरिया है, यानी अगर अफगानिस्तान में भी इन नियमों का पालन किया जाता है तो वो भारत का हिस्सा है, जिसको अखंड भारत बोलने की हिमाकत ये लोग कर रहे हैं। असल में वो भारत है, गांव भारत है, शहर गांव का हिस्सा नहीं हो सकता।
तो तुम हिंदू अपने हिंदू आधारित मान्यता के आधार पर अगर कुछ बनाना चाहते हो, तुम शहर में तुम बना सकते हो। जब सारे गांव उजड़ जाएंगे और सारे जंगल उजड़ जाएंगे और सारे आदिवासी खत्म हो जाएंगे, तब तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो। ये बात अंग्रेजों को पता है और ये बात इनको भी पता है, इसीलिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, प्रकृति की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र बना तो था, उसका क्या हाल है आज के टाइम पर, जाकर के देखो ना। जी, मतलब हिंदू राष्ट्र बनते हैं नहीं बन सकता ना। गाँव- जब तक गांव है भारत में, जब तक गांव की पंचायत है, गांव की ग्राम सभा है, तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी मूल में ही नहीं है ना भाई। चक्कर ये है, जो भारतीय गैर न्यायिक है, जो हमारा स्टाम्प पेपर है, वो हम नॉन जुडिशियल लोग हैं। हिंदू राष्ट्र नॉन जुडिशियल का बन सकता है। 2011 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बेंच की जजमेंट है कि जो 8% आदिवासी लोग हैं, जो जंगल आधारित व्यवस्था में रहते हैं, वही भारत है, वही भारत के असली मालिक हैं, वही भारत के असली नागरिक हैं। बाकी सब लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, जैन कहते हैं, ये सब के सब बाहर से आए हुए लोग हैं। वो भारतीय है ही नहीं है जो भारत से बाहर के हैं, जो लोग अपने आप को प्रकृति की नियमों से पालन करने वाला नहीं बोलते हैं। उसमें तो फिर आप भी हो। हम भी हैं जिन्होंने कागज बनवा रखे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, आपको वापस गाँव की सभ्यता में जाना पड़ेगा, जंगल आधारित व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, इनके कागज सरेंडर करने पड़ेंगे, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट सब कुछ करना पड़ेगा। मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोई प्रचलन में नहीं था, तो 10वीं के सर्टिफिकेट को ही जन्म का सर्टिफिकेट मानना शुरू कर दिया गया। मेरा आधार कार्ड भी नहीं है मेरे पास। और अगर इनका मतलब डॉक्यूमेंट का सरेंडर करते तो वही असली भारतीय है। जिसके पास कोई कागज नहीं है और जो अपने समाज में व्यापार आधारित जीवन नहीं जीता है, वही भारत है। मतलब कोई व्यापार भी नहीं होता। हमारे यहाँ देखो ना आप, नाई व्यापार नहीं करता था, वो सारे गांव की सेवा करता था, उसके बदले किसान सारे के सारे सेवा में उसको अनाज देते थे। कुम्हार से बाजार नहीं चलता था, चमार पे बाजार आधारित नहीं था, पैसे पे आधारित कुछ भी नहीं था, समाज आधारित था सब कुछ। तब तक गांव के अंदर पुलिस की एंट्री बैन थी। जब गांव के अंदर ये चीज व्यवस्था अपनी थी, गांव की अपनी व्यवस्था जब तक है, तब तक गांव के अंदर पुलिस की एंट्री बैन है। कोई जज नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं बनेगा। तो जितनी खाप पंचायतें सरकारों से आदेश मानने के लिए चल रही हैं, ये कह रही हैं कि तुम सरकार आदेश वो ऐसे कानून बना दो, और उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आप समझाने की दिशा में काम करना शुरू करें और समझने की दिशा में काम करें, और गांव को ये समझा सके कि तुमको अपनी व्यवस्था बनानी है और इसी पे काम करना है अगर, तो हम आने वाले 5-7 साल के अंदर भारत से इन आतताइयों को, इन विदेशियों को बाहर निकाल सकते हैं। जितने ये अपने आप को आर्य समाजी बोलते हैं, ये भी भारतीय की श्रेणी में नहीं आते हैं यदि अपने आप को आप आर्य समाजी बोलते हो तो। यानी आप जब भारत की संस्कृति को मूल में रखते हैं और कुदरत के सिद्धांतों को मूल में रखते हैं, तभी आप वो करते हो। इसीलिए आर्य समाज के लोगों ने वेदों को प्राकृतिक ज्ञान की श्रेणी में रखा कि वेद जो है वो प्रकृति का ज्ञान है, ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान है, और वो सनातन ज्ञान है। इसीलिए बोलते हैं वो, क्योंकि तभी आप भारतीयों की श्रेणी में आते हो। लेकिन वेदों में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब प्राकृतिक ज्ञान नहीं है वेद के अंदर देखो, वेदों को अगर मैंने भाष्य नहीं किया और मैंने वेदों को नहीं पढ़ा, तो पहली बात तो मैं उनके ऊपर कमेंट करने के लिए सही आदमी भी नहीं हूं, मैं व्यक्ति सही नहीं हूं। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, उतना मैं ये समझ पाया कि जो वेदों का ज्ञान है और जो गुरुबाणी का ज्ञान है, जो बाबा नानक ने जो गुरुबाणी लिखी है, उन दोनों का ज्ञान एक ही है। और जहां तक मैं समझ पाया, अगर पुस्तकों में थोड़ा बहुत हेर फेर अगर मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो सारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर सारा ज्ञान लगभग एक जैसा है, जिसमें कुदरत को ही सर्वोपरि माना गया है। कुछ जगह पर जैसे मुसलमानों ने मोहम्मद को सर्वोपरि कह दिया और ईसाइयों ने यीशु को सबसे ऊपर कह दिया। उन्होंने वो उधर से मोहम्मद और उधर से यीशु, उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा कह दिया। वहां पर वो लोग मार खा गए कि उन्होंने किसी व्यक्ति या अवतार को आगे रख दिया। इधर जैसे ही राम आगे आएगा, उधर हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आदमी नहीं हो सकता आपको गाइड करने वाला। पर बाबा नानक ने ये बहुत अच्छा किया कि गुरुबाणी को ही गुरु के रूप में स्थापित कर दिया, और वो गुरु का दर्जा, यानी उसकी वहीं से हमें ज्ञान लेना है, गुरुबाणी से ही। वो प्रकृति का ज्ञान है, वो रख दिया, तो वो अब वहां सेफ है। वो जब तक किताब हमको गाइड कर रही है, तब तक हम लोग सेफ हैं। इधर भी हमको गाइड करने के लिए वेदों के अलावा कोई दूसरी किताब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वेद ही हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अगर कोई ज्ञान का कोई स्रोत पुराना अगर मिलेगा तो वेद ही मिलेगा। इसीलिए आर्य समाज ने वेदों का सहारा लेकर के कि वो भारतीय होने का बात किया। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को भारतीय कहते हो और आर्य समाजी कहते हो, तो दोनों में से आपको एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
भारतीय पहले आएंगे, इवन अगर आप सनातन के उस ज्ञान को भी लेकर के आगे चलेंगे तो अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, एक से एक परंपरा और एक से एक ज्ञान, गूढ़ ज्ञान आदिवासियों के पास अभी भी सुरक्षित है, बचा हुआ है। अभी भी बिना सिजेरियन के बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, अभी भी बिना बीमार हुए रहा जा सकता है, अभी भी जंगल आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है, अभी भी बहुत बड़ा ज्ञान है कुदरत का जो उनके पास सुरक्षित है। मौका है भारत को बचाना है तो इन आदिवासियों को बचा लो, इन जंगलों को बचा लो, वरना आपको ग्लोबल वार्मिंग और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा के नाम पर एनवायरमेंटलिस्ट और ये जो पर्यावरण विद सो कॉल्ड पर्यावरण और एनजीओ वाले नाटक करते रहेंगे, बस वो दिखाते रहेंगे पोस्टर। हमारे पास तो हमको मालूम है कि जितने लोग हैं, अगर उतने लोग सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध करते हैं तो उतने लोग सरकार को झुकाने में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे पास इतने लोग नहीं है, मैन पावर कम है, बिल्कुल ट्रेंड नहीं है पहली बात। ठीक है, लोग आ जाएंगे, बाद में वही लोग हमारा ही झगड़ा हमारे बीच में नुकसान करते रहते हैं। वो आते तो हैं कह करके कि हम देश की भलाई के लिए आ रहे हैं, बाद में अपनी दुकानदारी नहीं चलती है तो फिर हमारे को दोष दे करके, हमको गालियां दे करके फिर भाग जाते हैं। हमारे साथ खुद का फायदा नहीं हुआ है। खुद का फायदा नहीं होता है तो चले जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे साथ में लोग आते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर। अब हमें थोड़ी पता है कौन आ रहा है ट्रेनिंग में, सबके लिए ओपन है, कोई भी आए तो सरकार का आदमी आकर के बाद में कहता है हमने ट्रेनिंग ली थी, हमको ऐसे कर दिया। मतलब तरह तरह की बातें बनाने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ चले हुए हैं। भारत को भारतीयता के आधार पर स्थापित करने का जो अपना संकल्प है वो बार बार दोहराते रहते हैं और बार बार हम सरकार को, देश को, जनता को बताते रहते हैं कि असल में भारत जो जनता है वही सरकार है और वही मालिक है। लेकिन इस पावर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं समझता हूँ 2025 में हमें इस देश की सरकारों को सबको ये बता देना चाहिए कि इस 25 में हमको इतनी पावर इकट्ठी कर देनी चाहिए कि हम लोग ये बता सकें कि हम मालिक हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि 8 जुलाई का जो कार्यक्रम है उसमें पूरे भारत से लोग जो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो शामिल हों, जो मेरे गाँव 8 जुलाई 2025 को 8 जुलाई 2025 क्या कुछ होगा? पेरेंटिंग पर एक किताब की लॉन्चिंग हम लोग करने की योजना बना रहे हैं और मेन मुद्दा है देश को संदेश देने का, और कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। तो अच्छा 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जितना भी बड़ा लेक्चर हम समाज को गाइड कर मतलब बताने के लिए कि हम चाहते क्या हैं, बिना किसी की रोक टोक के एक ऐसा संदेश हम लोग वहाँ दे पाएं, ऐसी परिकल्पना की है और पूरा देश उसको सुने। लोग अपने अपनी जगह पर, जैसे जो गांव में पूरे भारत से जो कोई व्यक्ति है वो हमारे उस मिशन में शामिल नहीं हो सकता, तो वो 1 हफ्ते के लिए आ जाए, ट्रेनिंग ले जाए और जाकर अपने गांव में चालू कर दे। और जिस दिन फिर वो कार्यक्रम चल रहा हो फिर अपने गांव में एलईडी से उस कार्यक्रम की प्रसारण दिखा दे, लाइव प्रसारण। तो इस तरह से पूरे भारत में वो प्रसारण दिखाया जा सकता। मतलब आप अपने गांव से शुरुआत, हमें अपने गांव से शुरू कर धीरे धीरे कितने शिक्षा क्रांति यात्रा का एक आयोजन करने की योजना है। उस दिन वो शिक्षा क्रांति की आगाज है, उस दिन तो यात्रा का हम लोग ऐलान करेंगे कि इस तारीख में हम अपनी साइकिल यात्रा या फिर पद यात्रा शुरू करेंगे और उस जगह से करेंगे। फफड़ाना गांव से देखते हैं, फफड़ाना से शुरू करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि फफड़ाना 7 जुलाई का कार्यक्रम है, बहुत गर्मी हो रहती है उन दिनों में, लोग 8 जुलाई का सॉरी, बहुत गर्मी रहती है 8 जुलाई के दिनों में। तो मतलब इतनी गर्मी में लोग उस दिन शुरू करें या हम अगस्त में शुरू करें या सितंबर में शुरू करें, देखने वाली बात। जी बहुत बहुत जय हिंद।